क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत दृष्टिकोण है, आपका जो गलत नजरिया है, आपकी जो गलत दृष्टि है, उसको सही करने के लिए आए। इसलिए कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि को बदलने के लिए कार्यक्रम बना हुआ है और ये सारा रूपांतरण जो हम करते हैं वो अलग अलग विषयों के माध्यम में प्रतिदिन नए नए एपिसोड के अंदर नए नए विषय रख करके और आपकी चिंतन धारा को बदलते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई और बहनों, बेटी शब्द है वो नारी का परिचायक है। इस सृष्टि के अंदर नर और नारी दो से ये सृष्टि बनती है और नर और मादा भी कहा जा सकता है। पशु पक्षियों में भी नर और मादा होते हैं। नर और मादा के बिना संतान उत्पत्ति नहीं होती है और सृष्टि आगे से आगे नहीं बढ़ सकती है। और नर और नारी, नर और मादा, ये जब से सृष्टि बनी है तभी से प्राकृतिक रूप से साथ चले आ रहे हैं, क्योंकि इसी से ही संसार बनता है, इसी से ही सृष्टि बनती है, इसी से ही कॉस्मोस बनता है। और देखा जाए तो सृष्टि के नर और नारी की दोनों की उपादेयता है, दोनों के समान कर्तव्य है और दोनों के समान अधिकार है। उसमें असमानता करना ये अप्राकृतिक बात है और ये जो बात है एथिक्स रूप से भी सही नहीं है। इसलिए नर और नारी का दोनों का सम्मान होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर नारी को बहुत उच्च स्थान दिया है। देखिए, नर और नारी दोनों के अंदर बायोलॉजिकल जेंडर में भी बहुत डिफरेंस है कि नर का जो नर है वह थोड़ा कठोर स्वभाव का होता है, उसका शरीर कठोर होता है और उसका चिंतन भी कठोर होता है। और नारी कोमल स्वभाव की होती है। नारी जो संकोचशील होती है, नारी कोमल होती है, उसका शरीर भी कोमल होता है, उसका चिंतन भी कोमल होता है और वो वात्सल्य की मूर्ति होती है, वो करुणा की मूर्ति होती है। उस वात्सल्य और स्नेह के कारण ही वो संतान का भरण पोषण आराम से कर सकती। इसलिए कहा गया है कि एक माँ 10-10 बच्चों का पालन पोषण कर सकती है और एक बाप एक बच्चे का भी पालन पोषण नहीं कर सकती, क्योंकि माँ में टॉलरेंस पावर होती है, माँ में वात्सल्य होता है बच्चे के प्रति और बच्चे की हर तरह की जो है वो हर तरह की हरकत को सहन कर लेती है। बाप सहन नहीं करता है, वो उग्र हो जाता है और बच्चे को कई बार जो है वो ताड़ने भी लग जाता है। इसीलिए दोनों के कॉम्बिनेशन से ही संतान का अच्छा लालन पालन होता है, क्योंकि केवल वात्सल्य ही बच्चे को बिगाड़ देता है और केवल कठोरता भी बच्चे को जो है वो बिगाड़ देती है। एक नारियल होता है तो नारियल का जो ऊपर का हिस्सा होता है बहुत कठोर होता है, भीतर से बहुत कोमल होता है। जो कुम्हार होता है, जो घड़ा कैसे बनाते हैं कि मिट्टी के ऊपर जो है वो ऊपर से तो वो जो थाप लगाता है और नीचे से हाथ रखता है। अगर हाथ नहीं रखे तो मिट्टी गिर जाएगी और थाप न लगावे तो मिट्टी घड़े का आकार नहीं लेती है। तो ये दोनों संतुलन का नियम है। कठोरता और कोमलता ये प्रकृति का नियम है, उसके बिना कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। तो बच्चे को भी अच्छे संस्कार देने के लिए बाप के जैसी कठोरता होनी चाहिए और माँ के जैसी कोमलता होनी चाहिए। दोनों मिलकर के सुसंस्कारी बालक बनता है। अब देखिए, नारी को कितना सुंदर स्थान दिया गया हमारी भारतीय संस्कृति में कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा। जो हमारी जन्म देने वाली माँ और जिस धरती में हम पैदा होते हैं, जहाँ पर पैदा होते हैं हम और जहाँ पर हम खेलते हैं, अपना बचपन खेलता है, उसका बहुत बड़ा ऋण होता है।
और ये ऋण जो है हमें उतारना चाहिए। लास्ट समय तक जो है वो माँ का और हमारी जन्म और जन्मभूमि, हमारी जन्मभूमि और जन्म देने वाली दोनों का ऋण हमें उसकी सेवा करके उतारना चाहिए। तभी हमारे वीर होते हैं, वो हमारे बॉर्डर फ्रंटियर के ऊपर अपने जीवन, अपने जान की बाजी लगा करके भी भारत माँ को बचाने की कोशिश करते हैं और अपना ऋण उतारते हैं, अपने जीवन को होम देते हैं और उसका ऋण उतारते हैं। और देखिए, और जो अच्छी संतान होती है, माँ बाप की लास्ट समय तक जो है सेवा करते हैं वो श्रवण कुमार बन करके माता पिता की सेवा करके अपना ऋण उतारते हैं। तो भाई और बहनों, और नारी के लिए ये कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस घर में, जिस समाज में नारी की पूजा होती है, वहां पर देवता रमण करते हैं, क्योंकि नारी जो है उसके 3 रूप है, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। नारी है वो लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी 2 तरह की होती है, एक तो स्त्री होती है जो हमें भौतिक समृद्धि देती है, और दूसरा जो है हमें आध्यात्मिक समृद्धि देती है। ऐसा कहा जाता है हमारी भारतीय कल्चर में कि स्त्री और पुरुष दोनों की उपस्थिति बिना कोई भी मांगलिक धार्मिक कार्य है, अनुष्ठान है, वो संपन्न नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए भी देखिए कि अश्वमेध यज्ञ निकालना था भगवान राम को, लेकिन सीता जी तो वनवास में थे, तो उनके गुरु ने कह दिया सीता की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता। जबकि अश्वमेध यज्ञ सर्व कल्याण के लिए जो ये तय हो चुका था, तब राम भक्त हनुमान ने एक रास्ता निकाला कि सीता माँ की जो है ऐसी एक स्वर्ण की मूर्ति बनाई कि हूबहू माँ की तरह हो, और वह स्वर्ण मूर्ति जो है राम के पास में रखती। मूर्ति इतनी सजीव थी कि मानो वह खुद बोल रही थी। तो उनकी अब उपस्थिति में, उन स्वर्ण मूर्ति के अंदर, उनकी उपस्थिति के अंदर वो जो है वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। तो इतना जो है बहुत बड़ा जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है नारी जाति को जो स्थान दिया गया है। और नर और नारी दोनों 50-50 है, समानता है, असमानता की कोई बात नहीं है। तो अब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आते हैं। बेटी क्योंकि नारी का रूप था और नारी की भूमिका रूप में समझाया गया था। ये बेटी होती है वो 2 घरों को उजागर करती है। बचपन में जब माँ बाप के पास में रहती है तो माँ बाप की सेवा करती है और वो अटखेलियाँ करती है, वो हंसती है, खेलती है और उस घर को खुशनुमा बनाती है। और उसके साथ में जब वो ससुराल चली जाती है तो ससुराल को अपना घर समझती है, तो उस घर को आबाद करती है। बाल बच्चे, उनका पालन पोषण, संस्कार, वो अपने ससुराल में रहकर भी माँ बाप की हमेशा चिंता करती है। जितना पुत्र जो है माता पिता की जो है वो केयर नहीं करता, चिंता नहीं करता है, उतनी पुत्री करती है। पुत्री अगर अपने पियर में भी बैठी है और उसके माता पिता कभी बीमार होती है तो कई बार फ़ोन से बात करती है, कई बार वो घर आती है, लंबे लंबे समय तक अपने बाप के पास रह के, अपने माँ के पास रह करके उनकी बीमारी में सेवा करती है। लड़का इतनी सेवा नहीं करता है। तो ये बेटी का एक गुण है। और देखिए एक बात और है कि जो बेटी होती है वो कितना जो है वो अपने बच्चों को संस्कार देती है, लालन पालन करती है उनकी, और कितना सुसंस्कारी बनाता है। आज हम घरों में देखें तो स्त्री पुरुषों से ज़्यादा कार्य करती है। हमारी भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान है, क्योंकि शुरू से पुरुष की प्रधानता रही है। उसमें नारी को कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वो ताकत वाला होता है, उसको कमाना होता है, उसको समाज में इधर उधर जाना होता है, उसको करना चाहिए। और ये पुरुष प्रधान संस्कृति कुछ हद तक तो अच्छी है, क्योंकि नारी का काम घर को संभालना होता है और पुरुष का काम समाज के अंदर और धर्म का काम करना, लोगों से संपर्क करना, ब्याह शादी की बात वगैरह अन्य कार्य जितने भी घर के अतिरिक्त होते हैं वो सारे कार्य जो पुरुष करता है। पर अभी क्या हुआ कि कुछ परिवर्तन हुआ। अब कुछ नारियां पढ़ने लगी तो उन्होंने भी जॉब प्रारंभ किया। जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर सामंजस्य होना चाहिए। इन दिनों में कुछ शिक्षा की वजह से, कुछ जॉब की वजह से जो है दोनों में ईगो आ गया। ये जो ईगो है ये
नर और नारी के बीच में टकराव पैदा करता है, नर और नारी के बीच में भेद पैदा करता है, और इसकी जगह समर्पण हो तो वो प्रेम पैदा करता है। वास्तव के अंदर शादी का जो अर्थ क्या है? शादी का अर्थ है 3 रूपों में लिया जाता है। पहले तो इसका अर्थ ये होता है कि मित्रता, स्त्री और पुरुष होते हैं, दोनों मित्र होते हैं, सुख दुख के साथी होते हैं, और लास्ट समय तक जो है वो पत्नी है वो अपने पति के साथ रहती। बेटे अलग हो सकते हैं, उनकी बेटियां ससुराल चली जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में पत्नी अर्धांगिनी कही जाती है, वो आधे अंग की मालिक होती है। आपने कभी शिव जी की मूर्ति देखी होगी तो शिव जी की मूर्ति के अंदर आधा अंग तो शिव जी का है और आधा अंग पार्वती का है, क्योंकि पार्वती बिना शिव अधूरे, शिव के बिना पार्वती अधूरी है। दोनों मिलकर के संपूर्ण बनते हैं, और नारी में पुरुषत्व है और पुरुष में नारीत्व है, तभी जाकर के वह जीवन होलिस्टिक होता है। उसके बिना होलिस्टिक जीवन नहीं हो सकता है। ये बात क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? शादी का अर्थ तो क्या? समर्पण, एक दूसरे पर समर्पण। 7 फेरे जब दिए जाते हैं वो समर्पण फेरे के होते हैं, और वो फेरों के अंदर दोनों को शपथ दिलाई जाती है कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के बीच के अंदर कोई गोपनीयता नहीं रखेंगे, सारी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। पति की जो संपत्ति है वो पत्नी की संपत्ति है, पत्नी की संपत्ति है तो पति की संपत्ति है, कोई दुराव नहीं रखेंगे, कोई छिपाव नहीं रखेंगे। और दूसरा, स्वधार संतोष होगा। सबसे बड़ी बात हमारी संस्कृति में शादी की जो व्यवस्था क्या है कि स्वधार संतोष होना चाहिए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कोई भी पति कभी भी पत्नी को छोड़ करके डाइवोर्स देके, बच्चे कहीं रहते हैं, बच्चे तो बॉयज़ हाउस के अंदर पाले जाते हैं, और उनका कई बार नामकरण भी गवर्नमेंट रखती है, या जो बच्चे हाउस वाले रखते हैं वो उतनी केयर नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ तो अलग वंश परंपरा चलाने के लिए हम बच्चे को जन्म देते हैं कि पीछे कौन, उसका वारिश कौन होगा, इसलिए उसको जन्म दिया जाता है, और वही वारिश करके आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारी ये चलती रहती है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। तो पहला मित्रता, दूसरा समर्पण, और तीसरा हमारा दैहिक जो संबंध है वो भी स्वधार संतोष का दैहिक संबंध भी, वो वंश उत्पत्ति के लिए वो भी नियंत्रण में रह करके और संयम में रह करके होना चाहिए। स्वधार संतोष का मतलब ये है, एक पुरुष शादीशुदा है, वह शादी होने के बाद में ये समझे कि संसार की 7 अरब की जनसंख्या के अंदर जो छोटी है वो मेरी बेटी है, और बराबर उम्र की है वो मेरी बहन है, और मेरे से बड़ी है वो माँ है, दादी है, और नानी रूप के अंदर एक को छोड़ करके, और मेरा किसी के साथ में कोई भी अनर्गल संबंध नहीं है। इसी तरह से स्त्री को भी समझना चाहिए, न तो अनर्गल संबंध पर पुरुष से रखना चाहिए, न पर पुरुष की भावना करनी चाहिए। ये पर पुरुष और पर स्त्री की भावना होती है, ये व्यभिचार है, ये दुराचार पैदा करता है, और यह एक घर में अच्छी जो है वो हमारी जो कहना चाहिए एक परिवार सिस्टम को बिगाड़ देता है। और कई बार क्या होता है, पत्नी पत्नी के अंदर दुराव, ईगो, टकराव, चाहे दोनों के पैसे कमाने की दृष्टि से हो, सुख सुविधा की दृष्टि से हो, या जो बुद्धिमानी की दृष्टि से हो, तो ये जितना टकराव होता है, उसका टकराव का सीधा संबंध होता है, वह पड़ता है बच्चों पर, और बच्चे बिगड़ते हैं, क्योंकि बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, माँ बाप जैसा करते हैं बच्चे वैसा सीखते हैं, और आगे जाकर के वैसा ही बनते हैं। तो हमारा जो विषय है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजकल क्या हो गया है, हमारे एक बड़ी विकृति हमें आ गई है कि हम बेटी को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए भ्रूण हत्या हो रही है, और भ्रूण हत्या कराने में जो स्त्री का जो है वो ज़्यादा हाथ है, पुरुष का हाथ बहुत कम मिलेगा। वो भ्रूण हत्या क्यों की जाती है? क्योंकि ऐसी भावना बन गई है समाज के अंदर कि जो है वो लड़की होगी दहेज देना पड़ेगा, वो मेरे घर का हिस्सा लेके जाएगी। अरे भाई, जो बेटा होता है वह भी अपना हिस्सा लेता है, वो तो बकायदा छाती ठोक के लेता है और बड़ा दबाव के साथ लेता है। बेटी को तो दहेज का मतलब होता है
प्रेम से देना होता है, और वह भी घर में जिसने जन्म लिया है सब हिस्सेदार होती है। आप प्रेम से दो, लेकिन आजकल तो सिस्टम बन गया है, कोई दबाव से देने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ पर दहेज है वो एक कुरीति है। आजकल दहेज के चक्कर के अंदर बेटियों को जलाया भी जाता है, बेटियों को तंग किया जाता, परेशान किया जाता है कि ससुराल में ज़्यादा से ज़्यादा धन लेके आओ, गाड़ी लेके आओ, बंगला लेके आओ, पैसा लेकर के आओ, एफडी लेके आओ, तो उसके लिए जलाया भी जाता है। ये एक विकृति है, कुरीति है। तो बेटी बचाओ का अर्थ होता है कि भ्रूण हत्या को रोका जाना चाहिए। उसका प्रभाव क्या हुआ कि आज पूरे भारतवर्ष की आबादी को देखें कि नर और मादा की कोई समय था कि 50-50 आबादी होती थी। आज बहुत से जो है प्रांतों का रेशियो निकाला गया है तो ये 55-45 का हो गया। यानी जो नारी की जो है परसेंटेज कम होती गई, मादा की परसेंटेज घटती गई, बेटी की परसेंटेज घटती गई, बेटों की संख्या बढ़ती गई। इसलिए बेटे आज बहुत से कंवारे बैठे हैं। आज हर समाज के अंदर बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, 25, 30, 35, 40 साल को उनको लड़कियां नहीं मिलती है क्योंकि उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो इस भ्रूण हत्या एक अपराध है। सरकार ने इस पर कड़ा कानून बना दिया है और सारे हॉस्पिटल के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, चेतावनी लगी कि यहाँ लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है, यानी कि यहाँ पर भ्रूण निकालने का कार्य नहीं किया जाता, वो किया जाता है, इलीगल है, उसको सजा मिलती है। डॉक्टर को लंबी लंबी ऐसे करने वाले लोगों को, जो करता है, करवाता है, सहयोगी होता है, सबको सजा मिलती है, क्योंकि हमें उस बेटी को बचाना है। उस बेटी को दे करके लिंग परीक्षण करते ही उस भ्रूण को जो है गिरा दिया जाता है। और ख़ास तौर से माताएं हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि चाहे बेटा हो बेटी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। बेटा होगा तो अच्छी बात है, और बेटी तो ज़्यादा केयर करती है माँ की। बेटी जो है माता पिता की सेवा ज़्यादा करती है। सेवा की दृष्टि से देखें तो बेटी की इम्पोर्टेंस और बेटी की एक खास विशेषता होती है कि नारी कभी भी जो है अपना कितना भी तिरस्कार खुद का सहन कर सकती है, लेकिन अपने पीयर की बात जब कह जाती है, दुर्गा बन करके आ जाती है, वो लड़ाई झगड़ा करने को आ जाती है। चाहे पति हो, चाहे सास हो, कोई भी हो, अपने ससुराल की उतरती बात वो सहन नहीं करती। क्यों? उसको वहाँ उसने लालन पालन किया है, वो भी उसके माता पिता, और उसको ऐसा कष्ट देना भी नहीं चाहिए। किसी भी बेटे की बहू को जो अपनी बहू बन के आई है, कभी भी उसके ससुराल की उतरती बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि प्रेज करना चाहिए कि आप अच्छे घर से हो, संस्कारी घर से हो, तुम्हारे माता पिता यानी हमारे जो है वो हमारे जो शाह जी बहुत अच्छे हैं, हमेशा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। बेटी को भी ये प्रसन्नता रहे कि मेरे माता पिता को तवज्जो देते हैं, आपकी अच्छी सेवा करेंगे, आपका रेस्पेक्ट करेंगे कि वो मेरे जैसे माता पिता वैसे आप मेरे माता पिता हो। और जब आप उसके ओरिजिनल माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उसकी उतरती बात करोगे, उसकी निंदा करोगे, वो आपकी खुलेआम निंदा करेगी, खुल करके आपके सामने आ जाएगी। तो भाई और बहनों, ये बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। यानी पढ़ी लिखी माँ होगी वह अपने बच्चों की अच्छी केयर कर सकती है। पढ़ी लिखी माँ ज्ञान और अज्ञान का फर्क समझती है, वो बच्चों के अंदर कैसे कैसे अच्छे संस्कार देने चाहिए, पढ़ाई की बातें करनी चाहिए। अच्छी पढ़ी लिखी माताएं होती, ट्यूशन करती स्वयं, वो अपने बच्चों को घर पे पढ़ाती है। 5वीं 10वीं क्लास तक जो है माता पूरी केयर करती है कि बच्चा बराबर पढ़ रहा है कि नहीं है। उसका ट्यूशन, उसका खुद को ट्यूशन करती है, खुद उसको पढ़ाती है। पिता को तो इतना समय नहीं मिलता। हर अपनी संतान की हर एक्टिविटी को जितना नज़दीकी से माँ देखती है, पिता नहीं देखता है। देखिए, बच्चे को स्कूल भेजना होगा और कई बार क्या है, स्कूल मॉर्निंग की अर्ली मॉर्निंग 6 AM की होती है, तो माँ 5 बजे उठ जाती है, बच्चे को 3-4 बार आवाज़ देती है, उसका टिफ़िन बनाती है, उसका स्कूल बैग तैयार करती है, और जब बच्चा वैन में चला जाता है तब वो जाके निश्चिंत होती है। उसकी हर वक्त चिंता रहती है कि वो समय पर उठ करके बेटे को भेजें और बेटी को भेजें। कई बार वो सुस्ताते रहते हैं, 3-3, 4-4 बार वो आवाज़ देते हैं, उसको पकड़ करके उठाते हैं, तैयार करते हैं। वो कितना सेक्रीफाइस करती है। ये सब माँ ही कर सकती है, ये पिता नहीं कर सकता, क्योंकि जो मानव जो होता है वो कठोर होता है, थोड़ा उग्र प्रवृत्ति का होता है, वो कर नहीं सकता। ये सारी माँ की, और माँ शुरू से करती
करती आ रही। इसीलिए हमारे परिवार में संतुलन है कि माता अपना काम करे, पिता अपना काम करे और दूसरा गोपनीयता नहीं, लेकिन इंटरफियर भी नहीं करे। जैसे एक पिता का काम होता है कि समाज का काम देखना, अपनी कमाई का देखना, उसमें इंटरफियर जो स्त्री को नहीं करना चाहिए। स्त्री को पैसे की आवश्यकता हो बेशक मांगना चाहिए और उसको देना भी चाहिए, क्यों घर गृहस्थी चलाती है। और स्त्री का भी कर्तव्य है कि वो ज़्यादा प्रयास नहीं करे, जितनी कमाई हो, जितनी चादर हो उतनी फैलानी चाहिए, उतनी ओढ़नी चाहिए। चादर तो छोटी है और आपने वो उसको खींच लिया तो चादर फट जाएगी। यानी अपनी कमाई के अतिरिक्त आप क्या करोगे? कमाई के थ्रू कर्ज लोगे तो कर्ज लेकर के आप जो है ऋणी हो जाओगे। आपका मकान जो गिरवी रख दिया जाएगा, आपकी गाड़ी गिरवी रख दी जाएगी। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अपनी जितनी हमारी कमाई है उसके अनुरूप ही घर चलाने के लिए हमें अपना देखना चाहिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक ऐसा सुंदर स्लोगन आजकल चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है और कई एनजीओ इस पर बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। सरकार भी इस पर कार्य कर रही है, बहुत सारा लिटरेचर निकला है और जगह जगह इसके पोस्टर निकले। कारण क्या है कि भ्रूण हत्या को रोकना है। और लड़कियों को आजकल तो खूब पढ़ाई की जा रही। पढ़ाई की दृष्टि से देखें तो लड़कियां लड़कों से बहुत आगे है। आप प्राइमरी लेवल से देख करके आप जो यूनिवर्सिटी लेवल पे देखो तो लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लड़के बहुत कम पढ़े लिखे। आजकल हर समाज के अंदर ये प्रॉब्लम हो गई बच्चों का एंगेजमेंट करने में। लड़की की हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, लड़का और लड़का जो है 12th पास ही है। तो अब किस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन, लड़कियाँ बहुत जल्दी पढ़ लेती है क्योंकि लड़कियाँ संकोचशील होती है। लड़कियों को जब समझ आ जाती है तो उनके भीतर एक भावना पैदा होती है कि मुझे दूसरे घर को भी सुवासित करना है, दूसरे घर को भी बसाना है। शादी होकर के मैं दूसरे घर चली जाऊंगी, मैं तो वो पराई संपत्ति के रूप में रहती और माता पिता को भी उसको पराई संपत्ति के रूप में पालन पोषण करना चाहिए। क्योंकि कभी ससुराल जाने वाली हमें दूसरे को सौंपना पड़ेगा। ये घर का सदस्य तो जो हमारी बहू आएगी वो घर का सदस्य बनेगा। तो इसीलिए वो लड़की खुद भी संकोचशील रह करके अपना विकास करती है क्योंकि उसको अपने पीयर में फ्रीडम मिलती है। पीयर के अंदर अपनी योग्यता को जो है वो बढ़ाने के लिए वो फ्री रहती है भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माता से, पिता से। वो किसी भी चाहे पैसे की आवश्यकता हो, चाहे कोई साधन की आवश्यकता हो, चाहे पढ़ाई को आगे बढ़ाने की, वो तुरंत उसको मिल जाती है और अपना फुल डेवलपमेंट करती है। ससुराल जाने के पहले वो ये भी सोचती है कि ससुराल में जाने के बाद के अंदर जो है मुझे वैसा वातावरण मिलेगा या नहीं मिलेगा, जॉब की वहाँ पर जो है वो मान्य किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसलिए दोनों तैयारी करती है। वो अपना जो है पीयर में रहते रहते अपना जॉब का भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले लेती कि शायद करना पड़ जावे, और घर गृहस्थी चलाने का तो वो पूरा ट्रेनिंग लेती जिसको होम साइंस कहते हैं। होम साइंस का अर्थ होता है घर के संबंधी सब चीज़ की वो अच्छी ट्रेनिंग लेना, जो भी कार्य गृहस्थी के लिए होता है, पोछा लगाने से लगा के भोजन पकाने तक, कपड़े धोने तक, बाल बच्चों का जो है वो परवरिश करने तक सारा होम साइंस को अच्छी तरह सीख लेते। जो आज हमारा विषय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमेशा हमें शपथ लेनी चाहिए कि भ्रूण हत्या के साथ में हम कभी भी जो है उसके समर्थक नहीं बनेंगे। और भ्रूण हत्या करने वाली जो कोई भी लेडी स्वयं है उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए और दूसरी लेडीज का प्रोत्साहन कराती है, चाहे कोई भी हो, चाहे घर की लेडी हो चाहे बाहर की लेडी, उसकी प्रदर्शना करनी चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। तब जाकर के हमारी भ्रूण हत्या बेटे की सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार ने कोर्ट लगा दिए हैं, सरकार ने कड़ी चेतावनी दे दी है, लेकिन सरकार तो क्या करेगी? सरकार के साथ साथ में समाज को, लोगों को, समय को, सबको खुद को जागरूक होना पड़ेगा। तो हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जागरूकता रखनी चाहिए। और कहीं पर भी गाँव में जहाँ जहाँ पर बेटियों को अनपढ़ रखा जाता है वो नहीं रखना चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर व्यवहार और निश्चय जगत दोनों की बात की जाती है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। आपका एक एक जो कर्जा है, यानी एक एक कर्म का जो कर्जा है वो उतारोगे जब जाकर के निश्चय में आपको मुक्ति होगी। तो वह कर्जा उतारना है वो व्यवहार जगत से ही पॉसिबल होता है। व्यवहार जगत में ही समर्पण करके और जो प्रायश्चित जो है प्रतिक्रमण करके उतारा जा सकता है। हमारा कुल मिला के उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आत्मविज्ञान में
आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।